समय था दिसंबर 1970 का और जगह थी सांता क्रूज, स्पेन। वॉल्टर ट्रैंकलर उस एरिया का काफ़ी वेल नोन डॉक्टर था और उसको अभी अभी अपने दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दिया था। और इसी समय वॉल्टर के घर में उसकी नौकरानी किचन में काम कर रही थी। उसका नाम था सबीन। फिर वॉल्टर अपना दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं और वो अपना नाम बताते हैं, हैरोल्ड अलेक्जेंडर और फ्रैंक। ये दोनों सबीन के फादर और ब्रदर थे और ये दोनों वॉल्टर से सबीन के बारे में पूछने लगते हैं। वॉल्टर 15 साल की सबीन को किचन से लेकर आता है और उस फैमिली को अलाउ करता है कि वो अपनी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन दरवाजे के बाहर ही कर सकें। अब वॉल्टर उनकी बातें सुनना तो नहीं चाहता था, मगर उन दोनों आदमियों का हुलिया कुछ ऐसा था कि उसे उन पर कुछ शक हो रहा था। वॉल्टर को दूर से देखने में लग रहा था कि उनकी बॉडी पूरी की पूरी मिट्टी से कवर्ड है और ये तो कोई तरीका नहीं होता अपने फैमिली मेम्बर से मिलने का। इसलिए वॉल्टर के इंस्टिंक्ट्स उसको बोलते हैं कि उसे इनकी कन्वर्सेशन, इनकी बातचीत सुन लेनी चाहिए चुपके से। और जब वो इनकी बातचीत सुनता है तो वो दंग रह जाता है। उनकी बातचीत सुनकर उसे पता लगता है कि इन दोनों बाप बेटे ने अपने 3 फैमिली मेंबर्स, यानी कि सबीन की 42 साल की माँ डागमार और उसकी 2 बहनें 15 साल की पेट्रा और 17 साल की मरीना को जान से मार दिया है। अब वॉल्टर तो ये सब सुनकर सुन पड़ गया। उसके पैर वहां से हिले ही नहीं। वो एक जगह पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि अब सबीन ये सब सुनकर चिल्लाएगी और बेहोश हो जाएगी। बट टू हिज सरप्राइज सबीन ने तो अपने पिता का हाथ पकड़ा और उस हाथ को अपने गालों पर लगाकर कहा कि आई एम श्योर आपने जो भी किया होगा उसकी ज़रूरत होगी और आपने जो भी किया वो ठीक ही किया होगा। और उसके बाद वो तीनों आपस में गले मिलने लगते हैं। डॉक्टर को रियलाइज होता है कि वो बहुत ही डेंजरस लोगों के साथ इस वक्त है, जिन लोगों ने सही और गलत की सेंस ही खो दी है। वो अपने रूम में बहुत तेजी से भागता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कमरे में जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं उसको वो अपने दरवाजे पर लगा देता है ताकि कोई उसका दरवाज़ा ना खोल पाए। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम डॉक्टर कितना डरा हुआ होगा। और इसके बाद कोई भी आम इंसान जो करता वही डॉक्टर ने भी किया। उसने पुलिस को कॉल किया और जब तक पुलिस नहीं आई थी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक सेकंड एक पूरे साल की तरह है। उसे डर था कि कहीं उन तीनों ने उसको देख तो नहीं लिया उनकी बातें सुनते हुए और कहीं वो उसे मारने तो नहीं आएंगे अब। फिर कुछ मिनटों बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और ये तीनों लोग अभी भी दरवाजे के बाहर खड़े थे और बड़ी कैजुअली चैट कर रहे थे। और जो दूर से देखने में डॉक्टर को मिट्टी लग रही थी वो असल में खून था जो सबीन के पिता के हाथों से बह रहा था। पुलिस ऑफिसर्स को उन तीनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने कुछ अपने ही फैमिली मेंबर्स की कुछ ही समय पहले जान ली है। वो तो बड़े कैजुअली खड़े होकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो पुलिस को भी लगा कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिली भी है या नहीं। और उसके बाद फाइनली वो सबीन के पिता हैरल्ड से पूछते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पर क्या चल रहा है। और बिना झिझके, बिना सोचे, बिना डरे हैरल्ड वो सारा इंसिडेंट दोबारा रिपीट करता है पुलिस ऑफिसर्स के सामने जो वो अपनी बेटी को बता रहा था। कोई हेजिटेशन ही नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अपने अपार्टमेंट का एड्रेस भी बता दिया जहाँ पर उसने ये क्राइम किया था। अब पुलिस ये सब सुनकर चौंक गई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है या ये सब सच में हुआ है। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स क्राइम सीन पर तुरंत जाते हैं ये देखने के लिए कि हैरल्ड सच बोल रहा है या झूठ। उसके बाद उन पुलिस वालों ने शायद अपनी लाइफ का सबसे बुरा सीन उस अपार्टमेंट में देखा होगा उस दिन। वहां पर उन्हें 3 बॉडीज मिलती हैं जो बुरी तरीके से कटी हुई होती है जगह जगह से और अपार्टमेंट में ऐसे ही पड़ी हुई होती है। एक बॉडी बेडरूम में होती है और 2 बॉडीज लिविंग रूम में। वहां पर एक ब्लड बाथ था। हर जगह सिर्फ खून और खून था। और गाइस, इस केस की हैवानियत सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि 3 औरतें बेजान पड़ी थी, खून में पड़ी थी। नहीं, यहाँ तक कि उनकी ब्रेस्ट, उनका हार्ट और उनकी वजाइना को उनकी बॉडी से काट दिया गया था और दीवार पर कील से ठोक दिया गया था। आई मीन ये कैसा पागलपन था
इन आदमियों के अंदर, जिसकी वजह से इन आदमियों ने इन 3 फीमेल्स के साथ ऐसा किया। अब ये जानने के लिए हमें बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत होती है अर्ली 1800 से। इस समय पर जर्मनी में एक सोसाइटी फॉर्म हो रही थी जिसका नाम था लॉर्बर सोसाइटी। इस सोसाइटी का जो लीडर था जॉर्ज, उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद लीडरशिप के लिए इस सोसाइटी में उतरा हैरल्ड अलेक्जेंडर, जिसकी मैं अब तक बात कर रही थी। ये सोसाइटी कोई आम सोसाइटी नहीं थी। इस सोसाइटी के अपने अलग ही रूल्स थे। ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप था, लगभग 100 लोगों का, और उनका बिलीफ बस एक ही थ्योरी के अराउंड घूमता था, और वो ये था कि लॉर्बर सोसाइटी के बाहर जो भी है वो शैतान है और उस पर शैतानी कब्जा है, मतलब वो ठीक नहीं है, और जो सोसाइटी के लोग हैं बस वो ही प्योर हैं। अब क्योंकि हैरल्ड इस ग्रुप का लीडर बन गया था, इसलिए अब उसी की ही चलती थी, और एक दिन उसने अनाउंस कर दिया कि उसका छोटा बेटा फ्रैंक भगवान का मसीहा है। और इस ग्रुप के सारे फॉलोअर्स अपनी लीडर की बात कैसे ना मानते, वो फ्रैंक को भगवान समझने लगे। हैरल्ड का बेटा फ्रैंक एक भगवान की तरह उस ग्रुप में जीने लगा। उसकी स्टूपिड सी सिली सी डिमांड्स भी बिना किसी क्वेश्चन के पूरी की जाती थी। इस लॉर्बर सोसाइटी में चलती थी तो सिर्फ फ्रैंक की, यहाँ तक कि उसकी खुद की फैमिली में भी फ्रैंक को एक भगवान माना जाता था। उसके फॉलोअर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे ताकि वो भगवान के मुंह से, यानी कि फ्रैंक के मुंह से, एक शब्द सुन सके। अब फ्रैंक अपनी टीनेज में पहुंच चुका था और इसके साथ साथ वो अपनी सेक्सुअलिटी को भी डिस्कवर कर रहा था। उसे ये पता लगा कि वो अपने ग्रुप के बाहर किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो वो एक अभिशाप होगा, वो उससे इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप के बाहर के, सोसाइटी के बाहर के सभी लोग तो शैतान हैं। इसलिए फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप अपनी ही माँ और बहनों के साथ बनाएगा। और उसकी माँ और बहन ने इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाए। बिना किसी हेजिटेशन के वो लोग इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये भगवान की मर्जी थी। ये समय था लेट 1960s का, और इस फैमिली में जो भी ये सब चल रहा था उसके बारे में बाहर लोगों को हवा लगनी शुरू हो गई थी, और इसलिए कहीं ना कहीं ये खबर पुलिस तक भी पहुंच गई थी और ये पुलिस की नज़रों में आ गए थे। इसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग स्पेन चले जाएंगे। जगह चेंज हो चुकी थी मगर अभी भी इनकी मान्यता चेंज नहीं हुई थी। अब ये पूरी फैमिली स्पेन में चली गई थी। फ्रैंक दिमागी तौर से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। समय था 22 दिसंबर 1970 का। इन लोगों को स्पेन आए हुए 10 महीने हो गए थे और फ्रैंक एकदम से डिक्लेयर कर देता है कि अब मारने का समय आ चुका है। फ्रैंक और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये मारने के समय का मतलब था कि अब औरतों की एंट्री हेवन में करवानी है। उनको लगता था कि औरत जन्म से ही एक शैतान होती है और अगर उन्हें हमें हेवन में भेजना है, स्वर्ग में भेजना है, तो उनको मारकर ही स्वर्ग में पहुंचाया जा सकता है। एक नेचुरल डेथ के साथ औरत हेवन में नहीं जा सकती है। अब ये बात क्लियर नहीं है कि ये रूल लॉर्बर सोसाइटी का था या फिर ये फ्रैंक की ही एक इमेजिनेशन थी, उसका ही एक पागलपन था। फ्रैंक और उसके पिता हैरल्ड घर की औरतों को बताते हैं कि तुम्हारा मरने का समय किसी भी दिन आ सकता है, जिस भी दिन फ्रैंक को सही लगेगा। और जब भी फ्रैंक को वो समय लगेगा कि औरतों को मारना है, तो सभी औरतें अपने आप को उस अटैक के लिए एकदम सौंप देगी और कोई भी सवाल नहीं उठाएगी। और फिर एक दिन आया जिस दिन फ्रैंक अपने बेड के कोने में बैठा हुआ था और वहीं पर ही उसकी माँ लेटी हुई थी। उसकी माँ उसको देख रही थी और वो लुक जो उसकी माँ उसे दे रही थी, फ्रैंक को वो लुक पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी माँ को ये परमिशन नहीं है कि वो उसकी तरफ इस तरीके से देखे, और उसने एकदम से डिसाइड कर लिया कि हाँ, यही वो समय है जब इनकी मौत होगी। फ्रैंक के पास में ही एक वुड का हैंगर पड़ा हुआ था। वो वुड का हैंगर उठाता है और अपनी माँ के सर पर जोर से मारता है। अब ये औरतें इतनी बुरी तरीके से उसकी फॉलोअर बन चुकी थी कि वो अपने आप को एडजस्ट करने लगती है। उस अटैक के बाद वो अपने आप को सही से उसके सामने पेश करने लगती है कि वो अटैक आराम से कर पाए। इसके बाद तो फ्रैंक अपनी माँ को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद वो जमीन पर उल्टी गिर जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक का पिता हैरोल्ड जोर जोर से हारमोनियम बजाने लगता है और अपना कोई रिलीजियस सॉन्ग गाने लगता है। इसके बाद बारी आती है उसकी दो बहन पेट्रा और मरीना की। उसके बाद वो भी वहां पर पहुंच जाती है और वो देख रही होती है कि उनका भाई उनकी माँ को बुरी तरीके से मार रहा है, मगर उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। वो वहां पर सुन खड़ी रहती है और वो सब देखती रहती है। उन दोनों लड़कियों को रूल्स पता थे। वो पेशेंटली वहां पर इंतजार कर रही थी अपनी बारी आने का। जब फ्रैंक अपनी माँ को बुरी तरीके से मार पीट लेता है, उसके बाद वो अपनी बहनों के पास आता है और कुछ ही मिनटों बाद वो दोनों भी जमीन पर गिर जाती है, अपने ही खून में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक नेबर से बात की गई तो उसने बताया कि उस दिन उसे हैरोल्ड के अपार्टमेंट में से कुछ रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो आ रही थी, मगर वो बड़ी कम थी, क्योंकि उसी दिन बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके घर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैरोल्ड हारमोनियम बजा रहा था, जिसके चलते इन माँ बेटियों की आवाज़ पड़ोसियों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाई। फ्रैंक बुरी तरीके से इन तीनों माँ बेटियों को मार चुका होता है। वो एकदम बेजान पड़ी हुई होती है, मगर ये पुष्टि नहीं थी कि उनकी जान जा चुकी है या अभी भी उनमें सांस बाकी है। मगर फ्रैंक को लगा कि वो तीनों मर चुकी है और उसके बाद वो चाकू लाता है और उन तीनों को ऑर्गन्स को कट करने लगता है, ये बोलते हुए कि ये ऑर्गन्स इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि उस समय ये लोग जिंदा थे, उन लोगों ने अपने ऑर्गन्स के कटने का दर्द बर्दाश्त किया था या उनकी जान जा चुकी थी। वो इन तीनों के ब्रेस्ट, निपल और वेजाइना को उनके शरीर से काट देता है और दीवार पर कील से ठोक देता है। ये काम आसान नहीं था, इसलिए फ्रैंक की मदद उसके पिता हैरोल्ड भी करने लगते हैं और अपने इस हॉरिबल से रिवाज को वो पूरा करते हैं। ये सब पूरा होने के बाद वो बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं, अपने अपार्टमेंट में भागने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं और खुश होते हैं कि हमने इन औरतों को आज़ाद कर दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। इसके बाद समय हो जाता है रात का और इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जो भी इन्होंने किया। इनके पास एक और प्रॉपर्टी थी, ये वहाँ जाते हैं और बड़ी पीसफुली अपनी रात वहाँ पर सोकर बिताते हैं। और इस स्टोरी की शुरुआत में जब मैंने आपको बताया कि ये वॉल्टर जो कि एक डॉक्टर था उनके घर पर जाते हैं, ये अगली सुबह की बात है जब ये दोनों बाप बेटे सबीन के पास पहुंचते हैं ये सारी कहानी बताने के लिए। इस केस के ट्रायल के दौरान अथॉरिटीज़ इन दोनों को मेंटली अनफिट पाती हैं और इन दोनों को कोई जेल नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, बस इन दोनों को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। सबीन उनसे भीख मांगती है अथॉरिटीज़ से कि उसे अपने पिता और भाई के साथ जाने दिया जाए, क्योंकि वो भी इन लोगों को भगवान ही मानती थी, इनकी फॉलोअर्स ही थी, उनके दिमाग को इसी तरीके से बचपन से ट्रेन किया गया था। मगर अथॉरिटीज़ ने ऐसा नहीं होने दिया और इस लड़की को दूसरी जगह पर केयर के लिए भेज दिया गया और आज तक सबीन से किसी ने कुछ नहीं सुना है और ना ही इसको देखा है। फ्रैंक और हैरोल्ड की बात करें तो ये दोनों काफ़ी सालों तक मेंटल असाइलम में रहे, मगर 1991 में यानी कि इनके असाइलम में एडमिशन के 20 साल बाद ये दोनों हॉस्पिटल से भागने में कामयाब रहे और आज तक ये दोनों किसी को नहीं मिल पाए। किसी को नहीं पता कि ये बाप बेटे कहाँ हैं। पता नहीं ये 20 साल जो इन लोगों ने मेंटल असाइलम में बिताए उसके बाद उनका दिमाग चेंज हुआ या फिर ये अभी भी ऐसे हैं और ये अभी तक जिंदा है भी या मर चुके हैं, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। गाइस, देखा आपने कैसे फैमिली का कोई एक आदमी भी मेंटली अनफिट हो तो वो पूरी फैमिली के दिमाग को अफेक्ट करता है। धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली भी मेंटली अनफिट हो जाती है और उस इंसान को अपना भगवान मानने लगती है। ऐसे केस तो हमने इंडिया में भी सुने हैं। मैंने अपने चैनल पर भी बुराड़ी का केस कवर किया जो ड्यू टू सम रीजंस यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, मगर आप लोग उस कहानी से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कैसे एक आदमी के चलते पूरे परिवार ने अपने आप को मौत की घाट उतार दिया फांसी लगाकर। हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले भी ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद थे और आज के ज़माने में भी ऐसी कहानियाँ कई मिल जाएंगी जहाँ पर एक इंसान की दिमागी हालत का खामियाजा पूरे के पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। सो आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।
Until then, signing off.